हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग IMRE यानी कि IMRE का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लोग ये दूसरा वीडियो है जो कि हम बनाने जा रहे हैं। इसमें से हमने जो पहला वीडियो बनाया है वो उसको जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है ये आपके 2021 यानी कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें कोई भी डाउट मत रखना कि ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये बता दें कि यूट्यूब पर जो भी क्लासेस पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी वीडियो हमारी पुराने एग्ज़ाम बेस के पैटर्न पर हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको ये यकीन नहीं होता है तो आप अभी जाइए BTUP बोर्ड पर, जो BTUP की जो साइट है उस पर जो हमारी सिलेबस पड़ा हुआ है उसको निकालिए और मैच कर लीजिए कि आपको उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम चलते हैं कि ऑफिस वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका काम क्या क्या होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका ऑफिस वर्क क्या क्या होता है। तो ये हमारा पॉइंट्स के रूप में बताया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका मेन ऑफिस वर्क हमारा क्या क्या होता है। पहला नंबर है इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और मशीन से संबंधित इलेक्ट्रिकल डिटेल्स और उनकी मेंटेनेंस से संबंधित जानकारी रखना तथा समय समय पर किए गए मेंटेनेंस वर्क का रिकॉर्ड रखना। सिंपल सा मतलब यही है। अब ऑफिस वर्क है तो वहाँ पर कोई आपका कोई वैसा तो है नहीं कि वैसा मतलब सारा का सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही वर्क हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर अगर कोई भी मशीन इंस्टॉल्ड है तो उसकी कब वो इंस्टॉल हुई है, उसकी कब मेंटेनेंस हुई है, ठीक है ना, उसके क्या क्या मैनुअल्स हैं रिटर्न में, वो सारे के सारे वहाँ पर रखे गए होंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट्स है हमारा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और मशीन में होने वाले ब्रेकडाउन्स का एनालिसिस करके फॉल्ट्स के कारणों को ज्ञात करना, इन दोषों को पुनः न होने के देने के लिए उचित मेंटेनेंस के लिए दिशा निर्देश जारी करना। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि हम लोगों को ये पता करना होगा कि जो हमारे, अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारी किसी मशीन पर कितने बार कितने टाइम और कितने लोड पर हमारे फॉल्ट्स आ रहे हैं, कोई कमी आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि नोट करते जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें फिर पता चल जाता है कि किस मशीन में कितना फॉल्ट आ रहा है, तो कब कब उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, कब कब रिपेयरिंग, कितनी रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी। इससे हमें ये सब पता चल जाता है। इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है नॉर्मल मेंटेनेंस एवं ओवरहॉल के लिए जॉब ऑर्डर एवं कॉस्ट का एस्टीमेट बनाना। यानी कि अब जो मेंटेनेंस वगैरह होती है उसका ओवरऑल जॉब ऑर्डर वगैरह कुछ भी है तो उसका कॉस्ट का एस्टीमेशन बनाना। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के काम आने वाली सामग्री व उपयोग खर्च व स्टोर का लेखा जोखा रखना। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्ट होता है उसमें कितना ज़्यादा हमारा खर्च वगैरह आ रहा है, उसका सारा का सारा स्टोर में, यानी कि हमें एक्स्ट्रा भी तो कुछ सामान रखना पड़ता होगा किसी मशीन के लिए कि कोई भी पार्ट्स होते हैं, जैसे मतलब अगर कोई भी, जैसे अगर हमारी कोई मशीन है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा हमारे वायर, टर्मिनल्स या इंडकर्स वगैरह रखे रहते हैं पहले से, फ़ैन वगैरह, कि अगर अचानक हो सकता है कि आपको ऑन द स्पॉट ना मिले या फिर तुरंत, क्योंकि मेंटेनेंस कभी कभी तुरंत ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये एक्स्ट्रा सारा का सारा रखना पड़ता है हमारा मेंटेनेंस स्टोर में, ठीक है ना। तो उसका लेखा जोखा जो होता है सारा का सारा हमारा क्या होता है, ये सारा का सारा ऑफिस वर्क से ही रिलेटेड है। इसके बाद हमारा है कि मेंटेनेंस डिपार्ट के श्रमिकों की ड्यूटी संबंधित निर्देश जारी करना। सिंपल सा मतलब का ये है कि देखो, कोई भी आप देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, नॉर्मल भी आपने सुना होगा कि किसी की नाइट शिफ्ट ड्यूटी रहती है, किसी की डे शिफ्ट ड्यूटी रहती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि कोई जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं कि वो बंद नहीं होती हैं, वो क्या होता है 24 आवर हमारी चलती रहती हैं। लेकिन तो एक व्यक्ति तो हमारा 24 आवर किसी भी मशीन की मेंटेनेंस देख नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, हम लोग शिफ्ट वाइज वहाँ पर श्रमिकों की या इंजीनियरों की, ठीक है ना, ड्यूटी लगाते हैं। तो इसका भी लेखा जोखा हमें सबको रखना पड़ता है कि किस टाइम किसकी ड्यूटी रहती है, किसकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है ना। अगर वहाँ पर कोई एब्सेंट हो गया तो उसकी जगह पर कौन सारा का सारा आएगा। इसकी सारे का सारा हम लोग ये सब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये सारा का सारा ऑफिस वर्क से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से हमारे ये 5 पॉइंट्स हो गए। छठवां पॉइंट हमारा क्या आता है, छठवां पॉइंट हमारा है कि फैक्ट्री के श्रमिकों एवं मशीनों के ऑपरेटर्स के प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी जानकारी, सुरक्षा, सेफ्टी के निर्देश, सावधानियां तथा चेतावनी जारी करना। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कोई भी मशीन आई है तो उसके पहले जब वो आती है तो उसके सारे का सारा पहला जो होता है कि उसके क्या क्या मैनुअल्स हैं, क्या क्या उसमें डिटेल्स हैं उसकी सारी की सारी, या फिर उससे रिलेटेड क्या क्या वार्निंग्स हैं। हो सकता है कोई ऐसी मशीन हो जो 33 kV पे चलती है सपोज,
ये 11 केवी पे चलती है, फिर बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज, तो उसके पहले ही वहाँ पर बता दिया जाता है कि आपको वहाँ पर इंसुलेशन मतलब अच्छे से इंसुलेटेड ग्लव्स पहन के जाने हैं, शूज़ वगैरह पहन के जाने, यानी कि ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। या फिर जो कोई कटिंग वगैरह की जहाँ पर पुर्जों की कटिंग वगैरह होती है या फिनिशिंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है बहुत ही शार्प टूल्स लगे होते हैं, तो उसके लिए सारी की सारी चेतावनी वगैरह जारी करना, ये सारा का सारा ऑफिस वर्क से ही रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 6 पॉइंट्स देखे, ठीक है ना दोस्तों। कौन कौन से 6 पॉइंट्स देखे, वो हमारा ऑफिस वर्क से रिलेटेड है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसका ऑफिस वर्क क्या क्या होता है। तो पहला हमारा होता है कि इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और मशीनों से संबंधित क्या उनकी डिटेल्स वगैरह रखना। दूसरे पॉइंट्स में मैंने ये बताया कि जो हमारे फॉल्ट्स होते हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस करना। तीसरा पॉइंट्स मैंने ये बताया कि जो नॉर्मल मेंटेनेंस हुआ फिर जॉब ऑर्डर का एस्टीमेट जारी करना। चौथा पॉइंट्स मैंने बताया कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के काम आने वाली सामग्री या स्टोर का जो सारा का सारा उसका रिकॉर्ड रखना। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के श्रमिकों की ड्यूटी संबंधित निर्देश निकालना। फैक्ट्री के श्रमिकों और मशीनों के ऑपरेटर्स के प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी जानकारी यानी कि सेफ्टी के सावधानियां दिशा निर्देश जारी करना, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अब जो हमारा अगला टॉपिक या अगली हेडिंग है वो आती है हमारा विद्युत उपकरणों की मरम्मत की प्रक्रिया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझना। यानी कि जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके जो रिपेयरिंग की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। अब ऐसे ही जैसे क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही तो पता नहीं लगा सकते या फिर ऐसे तो कह नहीं सकते कि इसमें किसमें कितनी ज़्यादा मेंटेनेंस होनी, कितनी ज़्यादा रिपेयरिंग होनी। तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो वो कितनी प्रकार की 4 प्रोसेस होती है, यानी कि विद्युत उपकरणों के मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग में 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण है कि विद्युत उपकरणों को मरम्मत के लिए लेना, उन्हें खोलना और दोष का निर्धारण करना। इसके बाद सभी दोषों को लॉगबुक में लिख लेना। यानी कि पहला ये होता है कि जैसे अगर कोई भी मशीन ख़राब हुई तो सबसे पहले क्या होता है कि हो सकता है कि उसका कोई एक बाहर का टर्मिनल ही टूटा हो, अंदर सब कुछ अच्छा हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मशीन को खोलते हैं, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या फॉल्ट हैं ये हम लोग पता करते हैं। इसके बाद जैसा भी फॉल्ट होगा उसको हम लोग एक लॉग बुक होती है, मैंने बताया था लॉग बुक और रिकॉर्ड बुक, उस पर हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा अब स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि फॉल्टी पार्ट्स और यूनिट को ठीक करना, उसको बदल कर अतिरिक्त पुर्जे तथा इकाइयाँ लगाना और नए पार्ट्स बनाना। अब जो भी फॉल्ट्स होगा उसमें कोई मतलब फ़ैन टूटा है, वाइंडिंग कुछ ख़राब हुई है, कुछ भी अगर फॉल्ट है तो उसके हम लोग फॉल्टी पार्ट्स को क्या करते हैं, यूनिट को ठीक करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं और उसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं, नए पार्ट्स हम लोग क्या लगाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है विद्युत उपकरणों को असेंबल करने का मतलब फिर दोबारा से फिटिंग करना। जो भी जिस जगह जो पार्ट्स होगा उसकी जगह उसके बाद क्या करते हैं हम लोग वापस उसकी जगह असेंबल करते हैं यानी कि लगाते हैं। और चौथा पॉइंट क्या होता है, फिर मरम्मत करने के बाद जहाँ से हम लोग जो चीज़ यानी कि जहाँ से जो मशीन, अगर कोई छोटी मशीन है तो उसको हम लोग जहाँ पर मतलब एक जगह होती है जहाँ पर सारी मशीनों को सही किया जाता है। लेकिन जो बड़ी मशीनें हो तो वहाँ पर हमारा मेंटेनर या फिर जो हमारा इंजीनियर हो तो वहीं पर जाता है। तो अगर कोई छोटी मशीन है तो हम लोग जहाँ से वो लाई गई होती है तो उसके बाद हम लोग वापस उसी टाइम यानी कि जब उसको जिस टाइम पे देना होता है उस टाइम पे कि हम लोग भाई 2 दिन बाद रिपेयरिंग करने के बाद आपको दे देंगे, तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद आपको वो चीज़ वहाँ पर मशीन वो वापस कर दी जाती है, ठीक है ना दोस्तों। इसका सिंपल सा आप ये समझ गए होंगे कि जो हमारी रिपेयरिंग होती है उसके 4 स्टेप होते हैं और कौन कौन से। तो सबसे पहले हम लोग फॉल्ट को एनालिसिस करेंगे, इसमें मतलब मशीन को खोलेंगे, फॉल्ट का एनालिसिस करेंगे क्या फॉल्ट है, उसको लॉग बुक में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे पॉइंट से हम लोग फॉल्टी पार्ट से यूनिट्स को ठीक करेंगे, रिप्लेस करेंगे और उसके जगह नए पार्ट्स लगाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा से उस मशीन को असेंबल कर देंगे यानी कि फिट कर देंगे जिस जगह जो भी पार्ट होगा। और फिर चौथे पॉइंट्स में क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद जहाँ से मशीन मतलब जितने टाइम बाद हमें देना होता है उतने टाइम बाद हम उसको दे देते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर आता है एक होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो कहीं पर भी ऐसा होता है ना कि आपने जाना होगा कि देखो आजकल हर चीज़ का एक क्या कहते हैं लोकल चीज़ें बनने लगी, मतलब तो इसी वजह से जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहाँ पर हो सकता है कि मशीन हमारी 2 लाख की है और वहाँ पर कोई पार्ट्स हमारा ख़राब हुआ है जो 2000 रुपये का ही है। लेकिन क्या किया कि वहाँ जो मेंटेनर वगैरह है, इंजीनियर वगैरह, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर कोई घटिया चीज़ वहाँ पर उसकी जगह मतलब कि घटिया किस्म की चीज़ लगवा दी यानी कि लो क्वालिटी की चीज़ लगवा दी। अब क्या होगा कि हो सकता है उसकी वजह से पूरी की पूरी और ज़्यादा फॉल्ट आ जाए और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए मशीन में। तो इस वजह से एक होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, यानी कि जो हमारा जो भी पार्ट्स वगैरह हैं कुछ भी लगाया जा रहा है उसकी क्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। वो हमारा काम होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का।
ठीक है ना। इसका क्या क्या वर्क होता है अब यहाँ पर बताएं कि पूर्ण रूप से असेंबल किए जाने वाले विद्युत उपकरणों को स्वीकार करने से पूर्व क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को चाहिए कि उपकरण की जांच कर ले और लॉग बुक में इस विषय में जानकारी अवश्य लिख कर रख ले। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कोई भी जो पार्ट्स हमारा चेंज किया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है, तो उसकी सारी की सारी जानकारी एक के लॉग बुक में जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है उसको रखना चाहिए, ताकि ये पता चले कि कहीं पर कोई भी चीज़ ख़राब तो नहीं लग रही है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर क्या होता है कि उपकरण की जांच और उसे स्वीकार करते समय निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला क्या होता है कि हमें मरम्मत की गुणवत्ता, यानी कि जो हमारे रिपेयरिंग हो रही उसकी भी क्वालिटी को ध्यान में रखना है। मरम्मत कार्य में प्रयोग की गई तकनीकी प्रक्रिया चार्ट का पालन करना, यानी कि कोई भी जो हमारी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग होती है उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के थ्रू हमारा सारा का सारा काम करना। फिर होता है विद्युत उपकरणों के सभी भागों को सही प्रकार से प्रचालन करना। ये सारा का सारा हमारी ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रखता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मेंटेनेंस रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है और वो कैसे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहला जो पॉइंट्स है वो है विद्युत उपकरणों एवं मशीनों से संबंधित तकनीकी आंकड़े, निर्देश पुस्तिकाएं यानी कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, तकनीकी विवरण, ड्राइंग तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत यानी कि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग से संबंधित इतिहास को अनुरक्षण विभाग अपने रिकॉर्ड में रखता है। ठीक है ना दोस्तों। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा मेंटेनेंस रिकॉर्ड होता है उसका यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं कि उसे कैसे रखा जाता है। तो जो कुछ भी काम होता है उसको हम लोग, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो एक रिकॉर्ड में हमारा सिंपल सा रखता है। ठीक है ना दोस्तों। ये इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट्स आता है कि जो टेक्निकल रिकॉर्ड को एक अलग रिकॉर्ड पर लिखा जाता है। इसके साथ साथ संबंधित वायरिंग लेआउट, फाउंडेशन से संबंधित लेआउट एवं परिमाणों को भी हम लोग रिकॉर्ड में रखते हैं। यानी कि जो हमारा कोई भी मशीन होगी तो जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है तो उनका अध्ययन या रिपेयरिंग हम लोग ड्राइंग के माध्यम से करते हैं। वो सारा का सारा हम लोग उसका भी हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा एक रिकॉर्ड रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है मेंटेनेंस एवं रिपेयर में संबंधित इतिहास, जो कि सामान रूटीन वर्क और मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए कार्य सूचनाओं के रिकॉर्ड में लॉग बुक पर लिखा जाता है। यानी कि जो भी मेंटेनेंस रिपेयरिंग से संबंधित उसकी हिस्ट्री वगैरह है, रूटीन वर्क है जो भी, उसको भी एक हम लोग लॉग बुक में रखते हैं। इसके बाद इसका जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है जॉब कार्ड। दोस्तों ये जो जॉब कार्ड है ये अलग से भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जॉब कार्ड क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो जॉब कार्ड का मतलब सिंपल से, जैसे आप एक देखिए, कार्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की सारी डिटेल्स रखना। जैसे इन्विटेशन कार्ड होता है या फिर आप सिंपल सा एक एडमिट कार्ड होता है या फिर एडमिशन कार्ड, कुछ भी आप, तो जैसे क्या होता है कि जैसे अगर आपके एग्ज़ाम का किसी एडमिट कार्ड होता है तो उसमें क्या होता है कि आप किस कॉलेज से हैं, आपका ईयर कौन सा है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपका रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, फादर्स का नेम, आपका नेम, आपके सब्जेक्ट, टाइमिंग, ये सारा का सारा मेंशन होता है। इसी तरीके से जो जॉब कार्ड होता है उसमें सारा का सारा कि मशीनों से संबंधित उसकी क्या क्या मैनुअल्स, उसमें क्या क्या कौन कौन सी मशीन, किस प्रकार का स्विच गियर, कितना कौन सा हमारा उसमें इंसुलेशन यूज हुआ, ये सारा का सारा रिकॉर्ड उसमें रखते हैं। तो मशीनों से संबंधित तकनीकी आंकड़ों को दर्ज करने के लिए विशेष प्रकार के कार्यों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग जॉब कार्ड कहते हैं। सिंपल सा है, जो हमारी मशीन से संबंधित तकनीकी यानी कि जो टेक्निकल रिकॉर्ड होते हैं उसको हम लोग दर्ज करने के लिए, यानी कि हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, और जॉब कार्ड का प्रयोग करते हैं। फिर जिस पे करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब कार्ड कहते हैं। इस जॉब कार्ड में निम्नलिखित सूचनाएं दर्ज होती हैं। अब इस जॉब कार्ड में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले इस जॉब कार्ड में होता है ऑनर सीरियल नंबर, यानी कि यह सीरियल नंबर मशीन या उपकरण पर भी अंकित होता है। यानी कि जो किस ऑनर का है उसका सीरियल नंबर एक होता है, वो होता है। इसके बाद इंस्टॉलेशन साइट, यानी कि जहाँ पर मशीन वो कहाँ पर इंस्टॉल होगी। फिर नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, यानी कि उस मशीन को किसने बनाया है और उसके बाद उसको किसने सप्लाई किया। देखो मशीन बनाने के बाद एक जगह आती है, फिर उसको सप्लाई दूसरी करती है, तो वो अलग। इसके बाद मैन्युफैक्चर का जो जैसे इस तरह का सीरियल का ऑनर नंबर होता है, मतलब ऑनर का सीरियल नंबर, उसी तरह मैन्युफैक्चर का भी सीरियल नंबर होना चाहिए, वो भी प्लेट पर होता है। इसके बाद जॉब, यानी कि वो मशीन, उस मशीन का वर्क क्या है, यानी कि मशीन को क्यों लगाया है, जैसे लेद मशीन, ड्रिल मशीन पर, तो उस मशीन का पर्टिकुलर वर्क क्या है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। टाइप ऑफ मशीन और इक्विपमेंट्स, यानी कि वो मशीन किस प्रकार की है, यानी कि वहाँ वो कहाँ पर इंस्टॉल, यानी कि आउटडोर है, इंडोर है, ठीक है ना, ऑयल कूल्ड है या एयर कूल्ड है, ये सारा का सारा। इसके बाद रेटिंग ऑफ मशीन, यानी कि मशीन की रेटिंग क्या है, ठीक है ना।
अब रेटिंग के अंतर्गत क्या आता है, पावर सप्लाई, उसमें कैसी फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी हमारी, कितना वोल्टेज, ये सारा का सारा मेंशन होता है। करंट क्या है, कितनी स्पीड है, क्लास ऑफ इंसुलेशन मैंने बताया ना कि क्लास किस प्रकार का इंसुलेशन यूज हुआ है, डिटेल्स ऑफ वाइंडिंग, उसमें किस प्रकार की वाइंडिंग यूज हुई है, उसमें कितने टर्मिनल्स हैं, ठीक है ना, उसको उसके कॉइल के कनेक्शन कैसे हैं, स्विच गियर कैसे हैं, यानी कि जो हमारा आइसोलेटर होता है, ये सब। तो इस प्रकार के आपने ये देखा कि जॉब कार्ड में क्या क्या होता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में बस इतना ही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप पूरा नहीं देखेंगे। सो दोस्तों आप इसके साथ साथ क्या करें कि आप नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसमें इस चैनल पे दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर सारे सेमेस्टरों के सब्जेक्टों के वीडियोस देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो 100 नहीं 110% आपको सारा का सारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो कंटेंट ऐसा मिलेगा जो आप कहीं पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, वो कंटेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करते रहिएगा। सो थैंक यू दोस्तों।